प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं ब्राइट फ्यूचर चैनल से जगत सिंह। कल हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक है, पहली वाली बुक है, उसके विधायिका विधानमंडल पार्ट 1 की। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने इसका ये लेसन काफ़ी बड़ा हो गया था और अब इसमें कम ही बचा है, तो इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम बहस और चर्चा, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो है गणपूर्ति तक बात हो गई थी। उसके बाद आता बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव और संसदीय समिति क्या है और संसदीय समिति के कार्य। आज हम मुख्य रूप से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बात पर आते हैं, बहस और चर्चा। बहस और चर्चा क्या है? तो संसद में बहस होती है, वाद विवाद होता है। जब भी कोई कानून बनता है, विधेयक पर परिचर्चा होती है, बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी भी हो जाती है, कभी कभी स्थिति अनियंत्रित भी हो जाती है। ऐसे भी आप सीन देखते हो, अखबार में छपते हैं। तो वो क्या किस दौरान होता है? संसद में चर्चा के दौरान होता है, वाद विवाद के दौरान होता है। वैसे बात करें सदन में सामान्य वाद विवाद की, तो सामान्य वाद विवाद के समय भी जो है ये क्या करता है, विधायिका को कार्यपालिका पर, विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य है। तो सामान्य वाद विवाद में या हल्की बातों में भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। जैसे कौन कौन से? उसमें प्रश्नकाल में, शून्यकाल में ऐसे मौके विधायिका के पास होते हैं जब वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है ना। बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि विधायिका समय समय पर कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है, कंट्रोल में कर सकती है, ऐसे चांस मिलते हैं। प्रश्नकाल में क्या होता है? प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय जो एजेंसियां होती हैं, एजेंसियों पर नजर रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो विधायिका कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर नजर रखने के लिए जो सबसे कारगर तरीका मानती है या अपनाती है वो है प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल के द्वारा इसको काफी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें सामान्य जनता के हित के मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, खाद्यान्न वितरण, अनाज की उपलब्धता, दंगे, अत्याचार, कालाबाजारी, अन्य और ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं। कुछ ज्वलंत ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम प्रश्नकाल के दौरान उठा करके और कार्यपालिका को नियंत्रित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी कानूनों की स्वीकृति। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानून को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार किसको है? हमारी संसद को है ना। कानूनों को अस्वीकार करें या स्वीकार करें, ये अधिकार किसके पास है? हमारी संसद को है। ठीक है जी। और विधायिका में जिस सरकार का बहुमत होता है, जो फुल मेजोरिटी में होती है, उसे तो आसानी से संसदीय स्वीकृति मिल जाती है। और गठबंधन की सरकारों में ऐसा करना आसान काम नहीं है, वहाँ पर थोड़ा समस्याएं आ जाती हैं, है ना। तो जहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार है या फुल मेजोरिटी की सरकार है, वहाँ पर संसदीय स्वीकृति आराम से, आसानी से मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं है कि सरकार हर चीज को, हर बात को आसानी से कर ले। 1989 तक तो बड़ा आसान रहा, है ना। 1989 तक, 1989 तक तो पार्टियों को पूर्ण बहुमत मिलता रहा। परंतु 1989 के बाद ऐसी भी नौबत आई कि उस समय अधिकतर जो सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकार बनी, पैमंद की सरकार बनी, उन्हें थेगली वाली सरकार भी कह सकते हैं, गठजोड़ की सरकार कह सकते हैं। इस तरह की सरकारें बनी।
1989 के बाद कुछ समय ऐसा रहा, हालांकि वर्तमान में पूर्ण बहुमत की सरकार है, पर बीच का समय ऐसा रहा कि पूर्ण बहुमत की सरकारें ना बन सकी तो गठबंधन बनाने पड़े। अब वर्तमान में पूर्ण बहुमत की सरकार है, परंतु गठबंधन की भी सरकार है। भविष्य को ध्यान में रखते दोनों बात है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो 1989 के बाद ऐसा भी हुआ कि कुछ विधेयक लोकसभा में तो पास हो गए, परंतु वो विधेयक राज्यसभा में पास ना हो सके, है ना। लोकसभा में तो विधेयक पास हो गए और राज्यसभा में पास ना हो सके। जैसे 2000 में आतंकवाद निरोधक विधेयक लोकसभा में तो पास हो गया, परंतु वह राज्यसभा में पास नहीं हो सका। तो कई बार ऐसी भी स्थिति आती है, कुछ विधेयक लटक जाते हैं। एक हमारे यहाँ महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की, काफी लंबे समय तक विधेयक लटका रहा। तो ऐसे बहुत से ऐसे मसले आते हैं कि एक सदन में पास हो जाते हैं और दूसरे सदन में नहीं पास हो पाते। तो वहाँ पर जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जरूरत होती है। और इसके बाद बात करेंगे हम वित्तीय नियंत्रण। हमारी जो विधायिका है या विधानमंडल है, जो वित्त पर, खजाने पर कैसे नियंत्रण करती है, कैसे कंट्रोल करती है। अब मैं इसमें ज़्यादा ना बता करके आप 11वीं कक्षा के लिए इतना ही बताऊंगा कि सरकार बजट बनाती है, बजट को पेश करती है और उसे पास कराती है। इस प्रकार से विधायिका क्या है, वित्त पर नियंत्रण रखने का काम करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें अविश्वास प्रस्ताव, बहुत ही महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है, कौन लाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किसी भी दल का अपना अविश्वास क्या करते हैं, इसे कौन करते हैं, विपक्षी दल करते हैं। विपक्षी दल इसे क्या करते हैं, विपक्षी दलों द्वारा अपना अविश्वास प्रस्ताव करते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के अगेंस्ट या खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करते हैं। जो सत्ता में पार्टी होती है उसके खिलाफ जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। और यदि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या हो गया हो तो उस समय क्या है, प्रधानमंत्री ही नहीं पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। एक बार किसी सरकार के पक्ष, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को ही इस्तीफा देना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक बात और कह दूं, यदि अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरोध में आया है तो केवल उस मंत्री को ही इस्तीफा देना पड़ेगा। परंतु यदि अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के खिलाफ आ गया है तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को ही इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा कब होता है, पूर्ण बहुमत वाली सरकारों में अविश्वास प्रस्ताव लाना संभव ही नहीं है। जो सरकारें पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में बनी हुई हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना बहुत मुश्किल कार्य है। परंतु ऐसा कब हो सकता है, गठबंधन की सरकारों में। अगर गठबंधन की सरकारें हैं तो वहां पर ऐसा संभव है, क्योंकि मंत्री इधर उधर अदला बदली करते रहते हैं और ये मंत्रियों के कारण ही होता। एक आपने एक नया विचार पढ़ेंगे, आया राम गया राम। हरियाणा के मंत्री थे, एमएलए विधायक थे गयालाल, उनके आधार पर कई बार पार्टियों में कभी इधर गए कभी उधर गए। तो कुछ मंत्री या कुछ सांसद ऐसे होते हैं जो पाला बदलते रहते हैं, उनके कारण ही ऐसी नौबत आती है। अब बात करते हैं हम संसदीय समिति क्या है ना। संसदीय समिति को भी जान लेते हैं। संसदीय समिति से हमारा तात्पर्य क्या है, संसदीय समिति से हमारा तात्पर्य या मतलब या आशय यह है कि हम उस समिति को कहेंगे जो सभा द्वारा नियुक्त की गई हो या निर्धारित की जाती है। नियुक्त की जाती है, निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा, सभा के द्वारा।
अथवा अध्यक्ष के नाम पर निर्देशित होती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार ही, है ना, वह काम काज करती है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय का निर्देश होता है उन्हीं के अनुसार काम करती है। और क्या करती है संसदीय समिति? अपना जो प्रतिवेदन है सभा को या उसके अध्यक्ष को ही प्रस्तुत करती है। और समिति का जो सचिवालय है वो लोकसभा सचिवालय द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। समिति के लिए जो संसदीय समिति के लिए सचिवालय है वो लोकसभा सचिवालय द्वारा ही मुहैया कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है या उसकी अनुकंपा से ही उपलब्ध होता है। अब बात कर लेते हैं संसदीय समिति के कार्य। संसदीय समिति के कार्य इस लेसन का लास्ट पॉइंट है, फिर हम इस लेसन को विराम देंगे। अब संसदीय समिति के क्या क्या काम हैं आप देख रहे हैं। संसदीय समिति, है ना, व्यवस्था से संसद के विधायी कार्यों का क्या करती है? मूल्यांकन करती है। जो संसद के विधायी कार्य हैं उनका मूल्यांकन करती है ना, ठीक है गलत है, उनकी देखरेख करती है। उनकी देखरेख पर एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है ना। संसदीय समिति का जो विधेयक हैं उनकी देखरेख पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इससे और क्या फायदा है? संसदीय समिति किसी बिल पर क्या करती है? गहन विचार करती है, गहरा विचार करती है। विचार विमर्श करने के बाद ही उसको संसद के पास भेजती है। इससे क्या फायदा होता है छात्रों? इससे क्या है, संसद का समय बच जाता है। क्योंकि संसद में जो माथापच्ची होनी थी वो माथापच्ची कहाँ कर ली? संसदीय समिति ने पहले ही कर ली। तो वो ऐसे ही विधेयक लाएगी जो संसद में प्रस्तुत होने लायक हो, अन्यथा उनको वापस कर देती है। तो इससे क्या होता है? संसद का जो कीमती समय है वो बच जाता है। और क्या कार्य है? संसदीय समिति के होने के कारण कोई भी बिल जल्दबाजी में पास नहीं हो पाता। क्यों? अभी मैंने बताया कि ये खूब विचार विमर्श के बाद ही बिल को पेश करती है। अतः संसदीय समिति होने के कारण कोई भी बिल जल्दबाजी में आनन फानन में पास नहीं होता, है ना। तो ये कैसी है? ये व्यवस्था लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी बिल जल्दबाजी में पास नहीं होना चाहिए। और जब हमने संसदीय समिति का निर्माण कर लिया तो इससे क्या होता है? हमारी जो संसद है उसका कार्यभार कम हो जाता है, उसका कार्यभार हल्का हो जाता है, उसका काम कुछ बढ़ जाता है। और नेक्स्ट बात इसमें क्या रख सकते हैं? संसदीय समिति के द्वारा, है ना, क्या होता है? संसद को सुझाव मिल जाते हैं, है ना, अच्छे सुझाव मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक तो नाम गिनवा दूं मैं संसदीय समिति के, किस प्रकार की संसदीय समिति हो सकती हैं। जैसे लोक सेवा समिति, प्रकटन समिति, अन्य समितियां इस प्रकार से बनी हुई हैं जिनके द्वारा हमारे संसद के विधायी कार्य पूर्ण होते हैं या विधायी कार्यों को पूर्ण करने में संसद को मदद मिलती है। किसके द्वारा मदद मिलती है? संसदीय समिति के द्वारा। तो इस लेसन में प्यारे छात्रों इतना ही था। अब हम नेक्स्ट लेसन की नई वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।